पुलकों पे तेनू ही बिठाई फिर दे, टैटू तेरे नाम दा कराई फिर दे, तेरे पीछे लखा उड़ाई फिर दे, फोटो तेरी वॉल पे लगाई फिर दे, नी मुंडे सारे पीछे घूम दे सोनिए, ओ मुंडे सारे पीछे घूम दे, मर ना जाए लड़ लड़ के, टिकिया दे नित खड़के गलासी तेरे नाम दे, नी मुंडियां च नित खड़के गलासी तेरे नाम दे। हनी सिंह तो पागल है काम के लिए, वो पैशनेट होके काम कर रहे करता है, उसको यकीन होता है कि ये काम होगा ही होगा। बादशाह के साथ मैंने एक गाना किया था, लेकिन बादशाह नाउ ही इज वेरी प्लान्ड आर्टिस्ट, वो अपनी प्लानिंग को बहुत तवज्जो देता है, अपनी इमेज को बहुत बड़े से बड़ा करने के लिए काम कर रहा है कि और बड़ा हो जाए और बड़ा हो। मुझे बादशाह की जो मेलोडीज हैं वो ज्यादा म्यूजिकल, उसने वो वाइब पकड़ी है कि जिसमें वो जो वेव है म्यूजिक की वो ज्यादा मेलोडियस की तरफ बढ़ता है, डे बाय डे उसकी जितनी कंपोजिशन भी है जो आ रही है बिल्कुल, तो वो उसमें एक सुरीलापन सुनाई देता है। हनी सिंह मोर ऑफ बीट का बीट वाला, बीट उसकी बीट सुन के आप बैठ नहीं सकते, बीट जो डिजाइन करता है हनी सिंह जैसी रिदम डिजाइन करनी पॉसिबल नहीं है और कोई बंदा उस तरीके से नहीं सुनता। कुछ सालां विच सदियां वाले जमाने बदल गए, माप तोल दे सारे ही पैमाने बदल गए, कच्चियां सन जो रावां पक्के रस्ते हो गए ने, महंगियां हुई जमीनां बंदे सस्ते हो गए। क्या बात है, हम लोगों ने कुछ अलग दुनिया देखी है, अलग दुनिया देखी। हमने शाम को बिजली चली गई तो हमने मोमबत्ती लगा के तो आराम से वहीं पे बातें करनी, बिल्कुल और ऐसे लगना कि आज समझ आता है कि हमारे माँ बाप हमें क्यों 6 बजे 6:30 बजे खाना खिला देते थे शाम को। बहाना ये होता कि लाइट चली जाएगी, पर एक्चुअल में ये था कि हमारी हेल्थ को लेके जो आज जो सब कहते हैं सारे डॉक्टर 12 घंटे का, 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, 7 बजे के बाद। आज कुछ और, आज तो हम पैसे देके ये बातें सीख रहे हैं। मैंने 26 दिन में हारमोनियम सीख लिया, अब उस्ताद जी को लगा कि ये तो सीख गया, इसके बाद क्या करवाया जाए, ये तो एनर्जेटिक बंदा ये खुराफात करेगा, तो करेगा गाने गाया, तो गाने राग सिखाते हैं उन्होंने, तो चीजें चलती गई। प्लेटफॉर्म था, रामलीला के प्लेटफॉर्म पे गाया, फिर किसी और जगह गाया, तो जो एक्चुअल में मुझे मेरी जिंदगी में मोड़ आया, तो मैं अपना गांव छोड़ना चाहता था। मुझे याद है हमारा एक MH1 में शो था, हमारा एक टीवी का शो था, मैं जजमेंट पे था, वो होस्ट कर रहा था, लेकिन उसको सीखने की ललक इतनी थी कि मुझे करना है कुछ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना। तो आज उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वहां पे कनाडा में जो कनाडा में बना दिया, बिल्कुल पूरा हाउस फुल था, तो वो पैक्ड था। तो ये सिर्फ पंजाबियों की जीत नहीं है, ये म्यूजिक की जीत है कि एक रीजनल म्यूजिशियन, एक रीजनल आर्टिस्ट ने इतना बड़ा काम कर दिया कि वो लोग कहते हैं कि यार अब ये तो बिगनिंग है, हम तो चाहते हैं हमारे पास 4 बंदे हो, पाजी आपने तो कमाल कर दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ेगा सारे स्वाद। एक शादी पे मैं ऐसे ही घूमने गया, बल्कि मेरे दोस्त के आगे रिश्तेदार की शादी थी, तो उसने मुझे कहा कि पाजी चलना है, मैं चलते। मैं गया तो वहां पे मोती नगर साइड मैं एंट्री किया, तो डीजे वाले ने गाना बजाया, पब्लिक एकदम सारी इकट्ठी हो गई। यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। मेरा तो एक ही गाना है, लेकिन हनी सिंह ने उसके बाद जितने भी गाने सारे उसने पूरा एरा ही बदला, उसने म्यूजिक को इतना आसान बना दिया। चार्ट बस्टर सॉन्ग रहे। दीपक भाई आप यकीन नहीं करोगे, उससे पहले हम स्टूडियो जाते थे ना, तो हमें ये लगता था कि ये काम आम बंदे का है ही नहीं, इसके लिए बड़ा उस्ताद होना चाहिए, कैसे वो गाना रिकॉर्ड होगा, कैसे डबिंग होगी, उसके कैसे मिक्स करेंगे। उसने कहा यार पर ये काम ही 5 मिनट का है, आप खुद ही कर सकते हो। ऐसे हारमोनियम पे हाथ रख के मैंने दरबारी का रिकॉर्डर कटा, डा 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 डा, सामने गाना रखा हुआ था, गड़ के गलती दे ना दे ओडे जब गड़ के सारे जाने दली दे गए, इको जा लग रहा है मेजर रिकॉर्ड ऐसे बना के। तो उसने इतना सीधे से उसको पहले वीडियो को, अब हमें तो आज तक नहीं पता कि वीडियो से ऑडियो कैसे करता है, बताओ। उसने अब वीडियो से ऑडियो काट के उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी देके सैंपल बना के, लोकी पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा,
लोग की पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा सानू 100 मक्कियां दा हज सानू 100 मक्कियां दा हज वे तेरा बिरहड़ा लोग की पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा। नमस्कार, खुशामदीद। फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश और हमारे स्पेशल शो चाय के साथ दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, यही नाम है इस खास शो का। ऐसे लोगों को हम इस शो पर आमंत्रित करते हैं या बुलाते हैं जिनके दिल की बातें, जिनकी कुछ ऐसे छुए अनछुए पहलू जो समय तो बीता लेकिन समय बीतने के साथ लोगों के साथ या लोगों के सामने नहीं आए। तो आज भी इसी कड़ी में, इसी कोशिश में अशोक मस्ती भाई, बहुत बहुत स्वागत है चाय के साथ दिल की बात में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जो चर्चा रखी है या बात रखी है जी, क्योंकि चाय हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जी जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका टाइटल जब आपने कहा कि हम चाय पे दिल की बात करेंगे, चाय पे बात भी करेंगे, दिल की बातें भी होगी। और आपके सवाल बड़े अच्छे होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। तो आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस चर्चा को, इस चाय की बात को, इस डिस्कशन को खूब एंजॉय करें। जी जी भाई, मैं फॉर्मली आपको जो लोग हैं प्यार से आपको लोग मस्ती पाजी का के एड्रेस करते हैं, तो मुझे लगता है मस्ती पाजी कह के अगर हम बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आई होप दैट्स ओके पाजी। जी जी बिल्कुल चलेगा। पाजी, सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए कि नाम के साथ एक मस्ती जुड़ी है, अशोक मस्ती, ये इसके पीछे की कहानी क्या है कि अशोक मस्ती के साथ मस्ती कैसे जुड़ा, चाहिए हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। ये एक शेर है बड़ा अच्छा, वो जस्टिफाई करेगा मेरे इस नाम जी भाई। कि गम नहीं खुदा तेरी कर सका ना बंदगी, गम नहीं खुदा तेरी मैं कर सका ना बंदगी, मस्ती में झूमना भी इबादत से कम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सो जब मैं बचपन से गाता था, जैसे पूरी दुनिया जानती है कि मेरे प्रेरणा स्रोत जिनको मैं फॉलो करता रहा हूँ, आज तक करता हूँ, गुरदास मान साहब, उनके गाने गाता था मस्त होके। तो उन्होंने मुझे जो पहली बार देखा गाते हुए, तो उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अशोक सचदेवा। कहता नहीं, जिस तरीके, मैंने बहुत लोगों को गाते सुना है, जिस तरीके से तुम मस्त होके गाते हो, तुम्हें बल्कि दुनियादारी दिखती नहीं, तुम अपने आप में मस्त हो जाते हो, लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा है, परफॉर्मेंस में आपका तालमेल बहुत अच्छा है, हेजिटेशन नहीं है आपकी परफॉर्मेंस में, मस्त हो जाते हो। आपका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए। तो दिनों में उनकी एल्बम आई थी मस्ती, तो वही नाम फिर उन्होंने दे दिया और मैंने वो अडॉप्ट कर लिया। वो नाम आज तक चल रहा है और कोशिश करता हूँ कि जहाँ जाऊँ इस मस्ती को, इस पॉजिटिविटी को, वहाँ जितने भी मेरे फैंस, फ्रेंड्स, दोस्त जानते हो ना जानते हो, मेरी प्रेजेंस से उनको पॉजिटिविटी मिले, उनको मस्ती मिले, ये मेरी कोशिश है। मस्ती भाई, आपने बड़ी अच्छी बात जो हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसे बहुत सी दुनिया जानती भी है, बट आज हमारे शो में जो आपने बात साझा की कि द लेजेंड हिमसेल्फ गुरदास मान साहब, मतलब अगर हम पंजाबी इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदुस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री की भी बात करें तो गुरदास मान साहब का नाम बड़े ही आदर के साथ, कलाकार चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, गुरदास मान साहब का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इस तरह से उन्होंने पंजाबी गायकी को बुलंदी में पहुंचाया पूरे विश्व भर में, ना केवल देश में। और गुरदास मान साहब सेल्फ, द लेजेंड हिमसेल्फ से आपका नाम मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पे जो मान साहब ने आपको नाम दिया, वो आपने पूरा 100% अपने, मुझे लगता है कि आपने उसको उसी तरह से निभाया जो नाम आपको टाइटल। मैं कोशिश मेरी जारी है, आज से जारी है। मान साहब के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, उनकी शख्सियत के बारे में, और उनके कितने बड़े गीतकार हैं, कितने बड़े फनकार हैं, कितने अच्छे कंपोजर हैं, कितने अच्छे परफॉर्मर हैं। उन सबसे अच्छे वो इंसान है जो भी, वो पारस है बेसिकली। जब भी उनके पास वो लोहा भी जाता है तो उसमें सोने की एक झलक या सोना ही हो जाता है। तो बड़े कम लोग होते हैं, रफ़ी साहब हुए हैं इसी तरह। तो मुझे लगता है कि गुरदास मान जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पर्सनैलिटी, एक ऐसी सोल है जो मुझे लग रहा है इस धरती पे सिर्फ लोगों को खुशी, ब्लेसिंग और दुख मुक्त करने के लिए है। बिल्कुल मेरा भी मुस्लाम है,
हमारे दर्शक भी सारे उनके फैन ही होंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को एक छोटे छोटे कस्मों से निकाल के इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी ने म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया, पंजाबी म्यूजिक को, तो वो श्रेय गुरदास मान साहब को जाता है सबसे पहले। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन इनिशिएटिव जो था उन्हीं का था। उन्होंने जिंदगी में उन्होंने तब दिया जब दुगाना टॉप पे था। अब जिन दिनों में दुगाना के अलावा, ड्यूट सॉन्ग के अलावा कोई पंजाबी मौसीकी सुनी नहीं जाती, चाहे वो उन दिनों में सदीक साहब हो, चाहे चमकीला हो, चाहे सो उन्होंने एक ऐसी चीज डेवलप की कि मैं ये गाना कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ले जा सकता हूँ, कॉलेजेस में भी ले जा सकता हूँ। और पंजाबी गाना पहले घरों में कम सुना जाता था, शहरों में स्पेक्टिव। 5 साल के आने के बाद वो गाना बहुत आया। मैं इसमें मुझे एक बात और अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा जो आपने बाजी के बारे में कहा। मुझे लगता है कि हम उस एरा के अंदर हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम जिस एरा में और जिस समय के अंदर हमारा जन्म हुआ है, हम ये दुनिया देख पा रहे हैं, ऐसे समय में हुआ जब गुरदास मान जैसे शख्सियत और कलाकार ने उस धरती में जन्म लिया और हम लोगों को उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य मिला, उनके गीतों को, गानों को सुनकर हम बड़े हुए। मुझे लगता है हम उस एरा के अंदर, तो भगवान का बड़ा शुक्र है कि गुरदास मान साहब के एरा में हम लोगों ने जन्म लिया। और गुरदास मान जी की जो आमद थी, जहाँ की उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी म्यूजिक की 80s में, तो वो एक दौर ऐसा था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बिल्कुल। जैसे आज तो हम कहीं भी म्यूजिक बना के पेश करते हैं, तो बड़ा मुश्किल था उन दिनों में कि एक पूरे चलते हुए ट्रेंड को बिल्कुल डिफरेंट दिशा में ले जाना, अच्छी पोएट्री के साथ आना, सोलो गाना गाना, एक ऐसा साज लेके आए हाथ में जिस साज को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। डफली को मोस्टली आप देखते हैं कि जब हमारे घरों में खुशियां होती तो आते थे ब्लेसिंग देने के लिए, तो वो लोग बजाते थे। तो उसको बड़ा मुश्किल होता है चैलेंज को लेना और फिर उसको अप्रूव भी कराना, और फिर आज तक वो कामयाबी उनकी रही है, बढ़ती रही है। मस्ती भाई, मस्ती का तो आपने बताया कि कैसे आपका नाम के साथ मस्ती जुड़ा। जब हमारी टीम ने सर्च किया विकिपीडिया पर भी, जब आपकी जानकारी लेने की कोशिश की, तो एक ह्यूमन डायनामो करके भी नाम या टाइटल आपके नाम के साथ आता है। चाहूँगा ये भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि इसके पीछे की क्या कहानी है। ये लोगों का दिया हुआ नाम है। एक्चुअली में मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो आपने भी बड़ी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, दर्शकों ने देखी हैं, जिन्होंने मुझे लाइव देखा है उनको तो उसका एक्सपीरियंस होगा ही। तो कोशिश मेरी होती है, लेकिन एनर्जी मेरी ऑटोमेटिकली उस लेवल पे पहुंच जाती है परफॉर्म करते 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 कि मैं कुछ और हो जाता हूँ स्टेज पे। तो लोगों ने ये नाम दे दिया कि एक स्टेज के ऊपर अगर कोई बंदा ब्लास्ट की तरह परफॉर्म करता है तो ये नाम लोगों का दिया। तो कोशिश करते हैं, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, उसके लिए याददाश्त बड़ी जरूरी है, उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। उस वक्त आप स्टेज पे हैं तो उसी दुनिया में होने चाहिए, और आपके मन पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। गुस्सा आ जाता है तो आर्टिस्ट को, मान लो सामने किसी ने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया, तो आया तो देखते हुए आर्टिस्ट गालियां निकाले जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब फाइटिंग हो जाती है, बड़ा एग्रेसिव माहौल हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट को ये लगने लग जाता है मैं हूँ, मेरे लिए आए हैं, आई एम समथिंग। तो वो अपनी उस ईगो में समझ लो या उस रिस्पेक्ट में समझ लो या उसने अपने की हुई तपस्या के उस अभिमान में समझ लो भूल जाता है कि मैं भी इनमें से ही एक था, तो ऑडियंस को लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा आर्टिस्ट, ये मेरा हक है इस पे। बिल्कुल। तो उस चीजों को तालमेल बैठाने के लिए आपको बहुत मैटमान आपके दिमाग पे, आपके मन पे, आपकी ईगो पे, आपके अहंकार पे, आपके गुस्से पे कंट्रोल हो। अरे मैं ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं इसी बात से आपके इसी जो आपने जवाब दिया, मेरे दिमाग में एक और चीज आई जो मैं चाहूंगा कि आप साझा करें कि आज जो आपने बताया कि जैसे आज के कलाकार हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है और इस समय में लाइमलाइट में आना, पॉपुलैरिटी मिलना बहुत जल्दी है। पहले वाले सालों के मुकाबले जब आप लोगों ने इतने साल प्रयास करने के बाद फिर जगह जगह परफॉर्मेंसेस दी, तो आज अपने आप को आप इस तरह से इतना सरल कैसे रख पाते हैं, इतना नेम फेम होने के बाद, और वो भी इतने सालों से, लगभग 25-30 साल से हमारा इंडस्ट्री के अंदर है, लगातार लोगों को अपने संगीत के साथ आप एंटरटेन कर रहे हैं, उसके बाद इतना ग्राउंडेड रहना, इतना सरल रहना, ये किस तरह कर पाते हैं। और आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, जिनको पब्लिसिटी मिलती है, और उनके एकदम से तेवर बदल जाते हैं,
ये कैसे कर पाते हो और आप क्या कहना चाहेंगे ये किस तरह मेंटेन किया जाए? डाउन टू अर्थ रहने का मजा ही बहुत है दीपक भाई। इतना मजा है कि आप कहाँ गिरोगे, जब आप जमीन पे हो तो जमीन से कहाँ गिरोगे। क्या बात है, क्या बात। उसके अलावा दुनिया में एक ही प्रोफेशन है कला का प्रोफेशन, जिसमें आपकी सिर्फ तपस्या करनी है। आपने पैसा लगाने वाली कंपनी होती है जी, टिकटें खरीदने वाले लोग होते हैं जी, आपको प्यार करते हैं लोग, आपको सुनने आते हैं लोग। उसके बाद भी अगर उन लोगों के प्यार की खुमारी आपके दिमाग को ठंडा नहीं रख सकती, क्या बात। तो आपके किसी न किसी केमिकल में लोचा है, जिसको मैं कहूँगा। केमिकल, क्या खूबसूरत बात कही मस्ती भाई आप। क्या तो वो तो होना ये चाहिए कि जैसे जैसे पेड़ में फल बढ़ते जाए वो झुकता रहता है। ये जब पेड़ों से सीख ही सकते हैं, बिल्कुल पेड़ों से सीखनी चाहिए कि कितनी उनमें आप उनको, वो है ना कि शाह मोहम्मद का एक शेर है पंजाबी जी जी जी, कि मिठा मेवा बेरी देवे, मिठा मेवा बेरी देवे, बेरी बेर देती है हमको खाने को। बिल्कुल बिल्कुल। मिठा मेवा बेरी देवे, फिर भी बट्टे खावे, फिर भी लोग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं वो बेर तोड़ने के लिए। हाँ जी, देख बेरी दा सब्र मोहम्मद नेकियां करती है। क्या बात है, क्या खूबसूरत। तो वो अपनी नेकी कभी नहीं वो बोलती कि इन्होंने मुझे पत्थर मारे में बेर देने बंद कर। तो हमारे ज़हन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में वो चीजें होनी चाहिए जो हमारे जाने के बाद भी याद रखी जाए। तो ये चीजें अपने माँ बाप से हमने सीखी। मेरे फादर साहब बहुत डाउन टू अर्थ थे, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक 500 इंसान को बराबर करते थे। कोई उनको जानता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी जानता हो तो किसी ने ऐसे स्माइल दे दी तो उनको राम राम कर देंगे। सो ये चीजें माँ बाप से सीखी। उसके बाद मान साहब को मैं फॉलो करता हूँ। तो जब किसी को आप फॉलो करते हैं तो आप उनकी अच्छाइयाँ तो अडॉप्ट करोगे, उसकी वजह से आप वो अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीजें फिर आप जैसे भाइयों से उठना बैठना, आप जैसे बढ़िया जो सोच वाले इंसान है, बड़े मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा यही बात बोलते हैं। मैं यहाँ एक मेंशन करना चाहूंगा बात। मैंने एक गाड़ी ली 2002 या 3 की बात है, प्रेडो गाड़ी जी, लैंड क्रूजर प्रेडो। हिंदुस्तान में 4 ही गाड़ियां जी जी, एक मेरे पास थी, एक मीरा भाई के पास थी, एक संजय दत्त के पास थी और एक शायद किसी और के पास थी। मुझे बाद में पता चला कि ये 4 ही गाड़ियां थी। उस टाइम 2002 की बात है। तो वो गाड़ी लेके जब मैं पहले मेरे गाँव में गया, मेरे पिताजी से मिलने गया कि मैंने गाड़ी अब देखने के लिए गाँव को आ जाता था। तो उन्होंने कहा गाड़ी में बैठे, मैंने कहा चल पाओ थोड़ा गेड़ी मार के आते। तो मैं उनको बिठा के हमेशा अपने जो हमारा पुश्तैनी गांव है कोटभाई, वहां ले जाता हूँ कि चलो वहां घूम के आते हैं। हमारे घर से मेरे हैदराबाद से 7-8 किलोमीटर, तो जाना। तो वापसी में उन्होंने मुझे बात बोली कि गाड़ी तुमने बड़ी ले ली है पर अब तुम्हें अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। मैं क्या मतलब, कहते कभी भी तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तुमसे जो छोटा व्हीकल हो उसको रास्ता पहला देना। ऐसा ना हो कि वो साथ जाता जो मान लो छोटी गाड़ी में बजा रहा है या स्कूटर पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, उसको तेरी गाड़ी देख के या तेरा बिहेवियर देख के उसके मन से बददुआ नहीं निकलनी चाहिए या किस पोखरे को भगवान ने ये बात है कहता वो तुम्हें नहीं देंगे, वो तेरे भगवान को गाली देंगे यार आपने साढ़े कैसे बकवास बना गाड़ी दे। इस तरह की तो अच्छी बात मुझे लगी कि नहीं, ये बहुत अहम बात है। ये सिर्फ गाड़ी का लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं है, ये आपके नाम के लिए भी। उसके बाद हमारे गाने हिट हुए, तो ये तो गाने गाड़ी है ना। गाना आपका चल गया तो उसके बाद अब आपका दिमाग खराब हो गया कि आप लोगों को चीजों से बिहेव कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको माँ बाप सिखाते हैं, आपके दोस्त सिखाते हैं, आपके बहन भाई सिखाते हैं। तो ये चीजें सीखते रहना चाहिए, इसका कोई एंड नहीं। अजी सल्यूट है आपको इस बात के लिए, और आपके फादर साहब को भी जो संस्कार आपने बिल्कुल जो बात कही कि माता पे संस्कार मिले, ये सल्यूट है आपके फादर साहब की सोच को भी कि ऐसी बात एक वही पिता अपने बेटे को बोल सकता है जिसने जमीन से उठ के जीवन में सब कुछ देखा हो और उसके बाद उसकी वैल्यू को जानता हो कि उस बात की वैल्यू क्या है। सल्यूट है पाजी। पाजी बात करते हैं आपके संगीत के जो शुरुआती सफर था जब आपने शुरू में परफॉर्म करना शुरू किया, तो शुरू में जो लोगों का रुझान था, प्यार था, वो कैसा रहा? उसके बाद आपको पहली बार कब ऐसा लगा कि
नाउ आई बिलोंग टू दिस स्टेज। कई बार क्या होता है कि जब आर्टिस्ट मंच पर आता है तो उसको खुद के मन में भी होता है कि मैं किस लेवल तक जा पाऊंगा। तो आपको जो शुरुआती दौर में लोगों का प्यार रुझान मिला वो कैसा था, और ये भाव आपके मन में या ये फीलिंग कब आई कि नाउ आई बिलोंग टू दिस स्टेज एंड आई विल बी हियर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम? बिकॉज दीपक भाजी पिछले 10, 12, 15 साल में दुनिया इतनी बदल गई है जी। कि शायद आज मैं जो भी बात करूंगा जी। तो लोगों को ऐसे लगेगा कि स्पेशली जो नए यूथ यंगस्टर यूथ बिल्कुल इंस्टेंट यार ये कैसे हो सकता है, इंस्टेंट चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी नहीं है। बिल्कुल एक यहाँ डॉक्टर केवल और अरोड़ा जी की मुझे चंद लाइनें याद आती है इस समय के ऊपर कि कुछ सालों में सदियां वाले जमाने बदल गए। ये कुछ सालों में कुछ साल इतना बदलाव आया, ये कितना पिछली कई सदियों के बाद मतलब कि उतना कई सदियों में नहीं बदलाव आया जितना 10-15 साल में आया। कुछ सालों में सदियां वाले जमाने बदल गए, माप तोल दे सारे ही पैमाने बदल गए, कच्चियां सन जो रावां पक्के रस्ते हो गए ने, महंगियां हुई जमीना बंदे सस्ते हो गए। क्या बात है, क्या बात है। सो आज मटेरियलिस्टिक चीजों पे लोगों का इतना फोकस हो गया कि उनको वो अपनी सोल की आवाज सुनना उन्होंने बंद कर दिया। मैं फील करता हूँ नहीं सही है यंगस्टर के बिहेवियर से, बिकॉज उनके पास एक प्लास्टिक की एक चीज है जिसको मोबाइल कहते हैं, मेटल भी है उसमें, प्लास्टिक भी है उसमें, रेजर्स भी हैं उसमें, सब कुछ है जी बस। उसने हमारे सोचने की शक्ति खत्म कर दी। ये मानेगा नहीं कोई बात, हमें लगता है कि हम बहुत नॉलेज ले रहे हैं, हम रोज ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट हमारी जो एक पढ़ने की क्षमता थी, जो जेन्युइन इमोशंस है, जो सरलता वाले हमारा हम किताब पढ़ते हैं जी। मान लीजिए आपने एक बुक लिखी कि मैं सिरसा के गांव से जब निकला तो फतेहाबाद होते हुए मैं हांसी आया और हांसी में एक चाय की दुकान पे मैंने चाय पी। अब ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप सरसा से चल भी पड़े, आपने फतेहाबाद का रास्ता भी तय किया, आपने अपने तरीके से वो दृश्य बिल्कुल आपने सिर्ज दिया, वो बना दिया। जी जी जी। लेकिन यही चीज अगर आपको वीडियो बंदा बोल रहा है मैं तो गया, आप उसको रिलेट ही नहीं कर पाओगे। किताब पढ़ना आपका मतलब आप खुद निकाल रहे हो, उसका मतलब आप खुद निकाल अपनी समझ के हिसाब से, अपनी विजुअलाइजेशन के हिसाब से। डिजिटल मार्केट में या डिजिटल दुनिया में आज की डेट में मतलब निकला हुआ आपके सामने है, जिस बंदे ने वो डाला है आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओ। तो आज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं बचपन में हमारा कैसे शुरू हुए। मान साहब को देखना शुरू किया तो स्कूल में पहले जाके गाना गाया, स्कूलों टीचर ने बोला तू अच्छा गाता है, तू हिंदी गाने भी गाया कर, एक दो हिंदी गाने, क्योंकि मैं डीएवी का पढ़ा हूँ, एक दो हिंदी गाने भी सुनाए। तो धीरे धीरे एक मौका आया कि घर के हालात बहुत ही नाजुक थे, जैसे हम सब लोग गरीब परिवारों से निकले हुए लोग, मध्यम वर्गीय परिवारों से बड़े हुए, गरीब परिवारों से हम लोग, हमारा उन दिनों में ना कोई रिसोर्स था। आज को बात करता है ना कि हिंदुस्तान की जब आज लड़के या लड़कियां या नई जनरेशन कमियां निकालती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुमने कमियां देखी कहाँ है, तुम्हारे अभाव देखे कहाँ है, तुम्हें पता नहीं कमी क्या होती है। तुम अपने आज गाड़ी 120 की स्पीड पे जिन सड़कों पे चला रहे हो, आज जिन इंटरनेट से तुम पूरी दुनिया और 10 सेकंड के अंदर आप कुछ भी जानकारी चाहते हो, तुम्हें 10 मिनट बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो तुम्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। हम लोगों ने कुछ अलग दुनिया देखी, हमने शाम को बिजली चली गई तो हमने मोमबत्ती लगा के आराम से वही में बातें करनी, बिल्कुल और ऐसे लगना कि आज समझ आता है कि हमारे माँ बाप हमें क्यों 6 बजे 6:30 बजे खाना खिला देते थे शाम को। बहाना ये होता कि लाइट चली जाएगी, पर एक्चुअल में ये था कि हमारी हेल्थ को लेके जो आज जो सब कहते हैं सारे डॉक्टर 12 घंटे का जी 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, 7 बजे के बाद। आज कुछ और, आज तो हम पैसे देके ये बातें सीख रहे हैं, बिल्कुल हमारे घर में ये शिक्षा, क्या बात। तो मेरी बिगनिंग वहां से हुई। तो हम लोग वही अनाज की जो बोरियां मंडी में पड़ी होती उसके ऊपर ही पड़े, बड़े दिनों बाद ट्रेन आती थी उठाने के लिए, बिल्कुल तो उस मंडी में हम बैठ के उस ट्रैक्टर ट्रॉलियां आती थी जो लोड करके ले डफली लेके वहां बैठे हुए गाय जा रहे हैं। 6 बजे 7 बजे दुकानें बंद होगी और तारों की नीचे रोशनी में सब लोग सुन रहे हैं, 20-25-50 लोग, और हम घर जा रहे हैं इतनी अच्छी सुकून से नींद। तो पिताजी ने कहा कि ये तेरे बस का काम नहीं, ये काम अच्छे लोगों का नहीं होता, तूने नहीं करना। पंजाबी जी कहते कंजरा का काम, बिल्कुल सही है। जब आपके अंदर इश्क हो तो फिर कैसे मानोगे? बिल्कुल सही बात है। तो अंदर इश्क लग गया, इबादत करनी पड़ेगी।
तो हमारे उस्ताद जी वहाँ पे एक हैं पंडित मोनी शर्मा जी, उन्होंने मुझे सुना, हो तेरी आवाज अच्छी है बट ना तेरे मोड़ नहीं ठीक, आवाज दे तेरे मोड़ बेसुरे होते ने। मैं कहा जी शिक्षा, अब शिक्षा लेनी शुरू कर दिया, उनसे सीखा, तो हारमोनियम पहले सीखना शुरू किया। तो उन दिनों में वो 75 रुपीज लेते थे पर मंथ, 75 रुपए पर ट्यूशन जो। हाँ, तो मैंने 26 दिन में हारमोनियम सीख लिया। अब उस्ताद जी को लगा कि ये तो सीख गया, इसके बाद क्या करवाया जाए, ये तो एनर्जेटिक बंदा, ये खुराफात करेगा तो कह रहा गाने गाया, वो गाने राग सिखाते हैं उन्होंने। तो चीजें चलती गई, प्लेटफॉर्म था, रामलीला के प्लेटफॉर्म पे गाया, फिर किसी और जगह गाया। तो जो एक्चुअल में मुझे मेरी जिंदगी में मोड़ आया, तो मैं अपना गांव छोड़ना चाहता था। एजुकेशन मेरी चल ही रही थी, तो हमारे एक मित्र थे राजधीर, गुजर गए, वो थिएटर करते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो कह रहे अशोक भाजी तुसी काम करो, तुसी जाओ चंडीगढ़। मैं कह चंडीगढ़ का वही एक प्लेटफॉर्म है, तो चंडीगढ़ में मैं कह मैं तो जानता नहीं, कहता मैं भी नहीं किसी को जानता, पर मैं एक चिट्ठी देता हूँ एक बंदे को, मैं वैसे जानता हूँ, मतलब कि वो थिएटर का बंदा है, वो मेरा नाम जानता है, तो शायद आपको मदद कर दे या गाइड कर दे। चिट्ठी ली मैंने जी, मैं कमल विद्रोही साहब के पास, जो कि बड़े डायरेक्टर थे, उनके घर पहुंच गया, 15 सेक्टर चंडीगढ़। हाँ बिल्कुल, मुझे आज भी फ्लैट नंबर याद है 3334, क्या 333 ते मैं टॉप फ्लोर पे गया, चौथी मंजिल में जी, मैं ऐसे करके, तू तो एक्टर है यार, देख इतना सुंदर लगता है देखने में। मैं भाजी मैं एक्टर नहीं हूँ, तो सिंगर हूँ। आज सुना हारमोनियम पढ़ा तो मैंने गाया। अरे परसों एक प्रोग्राम हो रहा है टैगोर थिएटर में, वहां तेरे को गवाते हैं, तो वो बना, पर लेकिन वहां मुझे गाने का मौका नहीं मिला। घर आया वापस, तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम हमारा थिएटर ज्वाइन कर लो, तुम्हें चंडीगढ़ रहने के लिए जगह मैं दे दूंगा, तुम हमारे थिएटर का जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तुम तैयार करना और गाना। हम जी वहाँ टिक गए, 125 रुपए महीने में जॉब मिली है हमें। कौन से ईयर की बात है? ये बात होगी 88-89 की। तो वहां पे मैंने 1.5 साल थिएटर किया। तो थिएटर करते करते हम लोग दिल्ली पहुंच गए, एक नाटक करने गए, तो मेरी किस्मत खुलनी थी। नाटक हो रहा था मिर्जा साहबा, तो मेरा उसमें सूत्रधार का, और जैसे सिंगर गाते हैं उसमें ना बात करते हैं, है ना, ये मिर्जा ऐसी साहबा होती है ना, उठ वैसे आलाप वगैरह लेना, और ऐसे जैसे सूफी फ्यूजन टाइप। तो इंटरवल के टाइम क्या हुआ कि हम जो हमारा एक आर्टिस्ट की एंट्री थी, इंटरवल के बाद उसकी बीड़ किसी के हाथ लगने से वो निकल गई, पर उसके एक एक धागा जैसे लगाते हैं ना, एक एक बाल लगाते थे, वो बड़ी वाली वो नहीं थी, तो वो सेट करते थे, तो उनको अब 20 मिनट चाहिए थे। मेकअप आर्टिस्ट कहता 15 मिनट से कम हो ही नहीं सकता सर, अब एंट्री उसकी थी। तो अब मेरे को विद्रोही साहब कह रहे यार तू गाना गा दे, तो वो थिएटर के अगेंस्ट चाहिए कि थिएटर का मोमेंटम बना हुआ है, हाँ। तो उसमें बीच में कोई गाना गा देगा तो बिल्कुल वो जिस भाव के साथ लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टेम्पो बना हुआ है, बिल्कुल वो कह रहे हैं छोड़ना तो इस बात को शुरू कर जाएगा। मैं गया जी, तो हमने स्टार्ट किया, तो 2 गाने पर लोगों ने डिमांड वंस मोर, तीसरा गाना गाया, तो तब तक जी वो थिएटर का वो सारा वाइब भी बदल गई, टेम्पो खत्म हो गया, और सुनाओ आधा घंटा गाता रहा। उसके बाद थिएटर हमारा प्ले जो था वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि उस जगह पे पंजाबी एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर मंजीत सिंह आज वो बैठे हुए थे। ही सेड के उसके बाद जब अवार्ड सेरेमनी हुई, कहते कमच पे पंजाबी कहते क्यों छड़ बरे तो थिएटर टूटर तो इतना बढ़िया सिंगर है, तो बढ़िया तेरी पर्सनैलिटी है, तो हमारे साथ आ। उन्होंने साइन वाइन कराए, कहते जी 15 दिन बाद हमारे 2 प्रोग्राम है, एक माता सुंदरी कॉलेज का और एक ये जीसस एंड मैरी के सामने कौन सा कॉलेज है, एक कॉलेज है मैत्री कॉलेज, तो 2 गर्ल्स कॉलेज का शो मिल गया। तो वहां से मेरी बिगनिंग हुई, दिल्ली में फैंस बन गए, फिर एल्बम फिर तो कहने का मतलब कि ये रास्ता सुनने में तो ये 6-7 मिनट में मैंने 5 मिनट में बदल गया, लेकिन इस जर्नी को सुनने में तो ये जर्नी 5-7 मिनट में मैंने आपको सुना दी, लेकिन जिसको उसको हमने जिया है ना, वो जो मासूमियत हमने जी है, जो हमने लोगों का डायरेक्ट रिएक्शन भी, रिजेक्शन भी, है ना, प्यार भी, वो जो ताने मैंने होते हैं वो भी, वो सब एक खूबसूरत पल थे।
जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, जो गीतों में बाद में आए, जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बने, जो आज हमारी पर्सनैलिटी में वो सारे शेडोज हैं कि हम प्यार कैसे करना है, किसी को हमने प्रमोट कैसे करना है, किसी को हमने प्रोत्साहित कैसे करना है। तो सारी चीजें हम लकी हैं भाजी कि हमने अपने कैरियर को उस लेवल पे शुरू किया जो एक बेसिक लेवल होता है, और आपको सारी चीजें खुद अपने तरीके से सोचनी और डिजाइन करनी। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो आपको मतलब आपका कैरियर डिजाइन करने वाले बिल्कुल सही बात है। वो आपकी आज के टाइम में तो एक प्रोफाइल और क्रिएट हो गई है, करियर डिजाइनर कि आप करियर को डिजाइन करते हैं। आप कैसे बता सकते हो मेरा करियर कैसे? वो मैं बताऊंगा ना। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि अगर आपने सिंगर बनना है तो आप किससे सीख सकते हो? बिल्कुल। वो भी बेहतर वो बंदा बताएगा जो बंदा जानता है। बिल्कुल। और ये चीजें बस ये मार्केटिंग के फंडे हैं भाजी। ये लोग, आप वही बात है ना कि बाजार में जो चीज बिकती है, जो चीजें, तो वो आपके जेब से पैसा निकालने का एक जरिया है कि आप सुकून से नहीं रह सकते। चाहे वो डिजाइनर पे आ जाए, डिजाइनर आगे कि आपने ये पहनना है, अब इसके साथ आपको कलर का हेयर ये होगा, है ना, तो हेयर सॉरी इसका शर्ट के बटन इस कलर के होने चाहिए तो हाईलाइट होगा, है ना। तो आपकी, लेकिन आपकी सोच को रिफाइंड करे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ऐसा इंस्टीट्यूट आपका योगा ही मिल सकता है। बिल्कुल। योगा करिए, माँ बाप के पास बैठिए, यारों दोस्तों के साथ बैठिए, जो कहें यार तू बहुत बकवास बना, ये बात हम सुनने को राजी नहीं, ये हम सुनने को राजी नहीं, तू बकवास बना यार, मस्ती है गाना कितना बकवास बना, मजे नहीं आया। हम तो चाहते हैं हमारे पास 4 बंदे हो, पाजी आपने तो कमाल कर दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा, ये गाना रिकॉर्ड तोड़ेगा सारे इस बार। और बाहर जाते बोले यार तो ये हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ये किताबें बचाती हैं, अच्छी किताबें पढ़ो, बढ़िया लोगों को पढ़ो, बढ़िया लोगों की संगत करो, और अपने जीवन को जीने के लिए वही ट्राई कर रहे हैं भाजी। आज तक वही चीजें ट्राई कर रहे हैं। आज बड़े से बड़ा स्टार जब और बड़ा होता है तो बहुत खुशी होती है। आज मैं कैरियर से जुड़ती बात बताता हूँ कि दिलजीत को आज लोग कितनी रेटिंग दे रहे हैं, इस ग्रेट सिंगर। और मुझे याद है हमारा एक MH1 में शो था, हमारा एक टीवी का शो था, मैं जजमेंट पे था, वो होस्ट कर रहा था। लेकिन उसको सीखने की ललक इतनी थी कि मुझे करना है कुछ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना। तो आज उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वहाँ पे कनाडा में जो कनाडा में बना दिया, बिल्कुल पूरा हाउस फुल था, तो पैक्ड था। तो ये सिर्फ पंजाबियों की जीत नहीं है, ये म्यूजिक की जीत है कि एक रीजनल म्यूजिशियन, एक रीजनल आर्टिस्ट ने इतना बड़ा काम कर दिया कि वो लोग कहते हैं कि यार अब ये तो बिगनिंग है, नए आर्टिस्टों इसके ये एक नया बेंचमार्क सेट किया जो आने वाले आर्टिस्ट पंजाबी इंडस्ट्री के फॉलो करेंगे और इससे ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन वो पहुंचा कब? उसको ऑलमोस्ट उसका 22-23 साल का कैरियर है। बिल्कुल 22-23 साल तो हमें हो गए उसको देखने। मेरे को लगता है दिलजीत की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पहली अवधि पक्का पहुंचने वाला, उससे भी पहले बड़े गाने थे। हाँ, बड़े गाने थे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओवरनाइट चीज नहीं बनती, अगर बनती है तो वो पुख्ता नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उसकी जमीन में जड़ें अच्छी नहीं है। तो ये चीजें अब ये बढ़िया चीजें हैं कि अच्छा आप सुनोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, अच्छी चीजें गाओगे, अच्छी कंपोजिशन गाओगे, तो स्काई इज द भाई आपने अभी इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट बताई कि जिस तरह से आपको पहला ब्रेक मिला, आपने बताया कि आप एक प्ले के अंदर आप गए थे और प्ले के दौरान जब एक आर्टिस्ट के साथ बीच में 20 मिनट का गैप आया तो आपको एक्सीडेंटली, जिसमें है कि आपको बोल दिया गया गाने के लिए, और वो एक आपका पहला मंच था जिसने आपको ये विश्वास दिलाया कि आई बिलोंग टू दिस स्टेज और लोगों का जो प्यार मिला। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मेरे खुद के जहन में एक मेमोरी, एक याद ताज़ा है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर। मुझे याद आता है कि एक पंजाबी 90 के दशक में पंजाबी सिंगर आई थी मिलन सिंह के नाम से। वो मिलन सिंह जो सिंगर वो थी, वो महिला होते हुए पुरुष की भी और महिला की आवाज में डुअल सिंगिंग डुएट गाती थी और डुअल सिंगिंग करती थी। तो मुझे आज भी ध्यान है कि मैं वो वाकया जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा वो एक किस्सा बताएं, वो मेरे जहन में है कि डबवाली में एक मिलन सिंह नाइट हुई थी, वो ऑर्गेनाइज की गई थी। मैं अगर ठीक से सन याद कर पा रहा हूँ, शायद 92-93 के आसपास, उसके आसपास होना चाहिए। डबवाली में वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था और मिलन सिंह नाइट के नाम से उसको प्रमोट और प्रसारित किया गया था। लेकिन वो क्या वाकया हुआ कि जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ और अगले दिन जब अखबार की सुर्खियां आई तो सुर्खियों में हर तरफ मस्ती छाए हुए थे। मैं चाहूंगा वो आज हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। वो बड़ा उसकी बैकग्राउंड पहले समझनी पड़ेगी। वो एक नाइट अनाउंस हुई, मिलन सिंह बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट थी। जी। टीवी पे बड़े गाने, लोगों को एक क्यूरियोसिटी थी कि एक
लेडी, हाँ, उम्मीद ऐसे वो- दोनों का क्रेज बहुत था। तो डब वाली में एक नाइट अनाउंस हुई कि हम लोग ये करते हैं, वो जिन्होंने करवानी थी उनसे वो नाइट हो नहीं पाई, कैंसिल हो गई वो। और इस बात को चौटाला परिवार ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया कि अगर हमारे इलाके में हाँ, प्रोग्राम हो और कैंसिल हो जाए तो हमारी तो बेइज्जती है। बेइज्जती है। तो उन दिनों में अजय भाई साहब ने या अभय भाई साहब ने, मुझे दोनों में याद नहीं, इन्होंने प्रोग्राम वो शिफ्ट कर दिया चौटाला स्टेडियम में, चौटाला स्टेडियम में। तो मेरे पास मेरे मित्र हैं डबड़ी से, उनका फोन आया कि ये आपने इसमें परफॉर्म करना है। तो भाई साहब, चौटाला भाई साहब ने आपको कहीं देखा तो वो करे, और लड़के उसको बुलाओ। तो हमने बताया दिल्ली, वो तो दिल्ली चला गया, क्योंकि मैं दिल्ली आ गया था 90-91 में। तो कह रहे नहीं बुलाओ, तो मुझको फोन आया आपने, मैंने ठीक है। जैसे हम शुरू होते ही पहुंच गए, तो वहां पे उन्होंने 2-4 गाने गाए। कई बार आर्टिस्ट का नहीं वो मिजाज नहीं समझ, बल्कि ऑडियंस में मेच नहीं खाता। तो राग रसोई पागड़ी कभी कभी होती है ना, इसमें तो ईश्वर ने बड़ी कृपा की, तो मेरा नाम अनाउंस हुआ। तो मेरे मतलब कि मैं हैरान ही हुआ कि ये पब्लिक मुझे मेरे को सुनने है ये शायद। तो मैंने बोला ये मलोट तो कौन कौन आए ने, तो सब पूरा मलोट का अजय डबल ही कौन कौन आए, पूरा डबल ही संग्री। अच्छा, उन दिनों में मैं उन एरियाज में तकरीबन छोटे छोटे फेस्टिवल्स में गाता ही रहता था। तो वो पूरी मुझे लगा ये ऑडियंस, और मैं वैसे ही यंग था बिल्कुल, बहुत ही एकदम ही इनोसेंट सा लगता था स्टेज पे। तो प्यार ऐसा मिला कि मतलब कि वो नाइट मेरी हो गई। तो पहले दिन टाइटल होता है कि मिलन सिंह नाइट में अशोक मस्ती छाई। तो बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मेरे पास भी उसकी कटिंग्स पड़ी होगी अभी। तो ये स्टेज होती है, जरूरी नहीं है कि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, या कोई छोटा सा आर्टिस्ट भी कई बार काम कर जाता अपना। तो ये स्टेज की ऊपर वाले की होती है चीज। पारी, ये किस्सा इंटरेस्टिंग आपने बताया हमारे दर्शकों को। मैं चाहूंगा बात करते हैं आपके करियर का जो सबसे बड़ा ब्रेक रहा, जो सबसे बड़ा गाना जो आज भी चार्ट बस्टर है। आज आप फंक्शंस की बात कर लीजिए, क्लब्स की बात कर लीजिए, आप वेडिंग्स की बात कर लीजिए, आप कहीं बात कर लीजिए, दोस्तों के साथ लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आज भी आपका नंबर बचता है। वो नंबर है खड़के गलासी। खड़के गलासी की पूरी स्टोरी, ये जो हनी सिंह के साथ आपका जो मैचअप बना और वो रैपिंग हनी सिंह ने करी और आपने गाना जो सुपर डुपर हिट गया, मैं चाहूंगा वो स्टोरी बताने से पहले हमारे दर्शकों को जरा खड़के गलासी की 2 लाइनें हो जाए, उसके बाद आपको बताइए कि वो पूरा मामला क्या रहा, वो खड़के गलासी कैसे बना। ठीक है जी। पलकों पे तेनू ही बिठाई फिर दे, टैटू तेरे नाम दा कराई फिर दे, तेरे पीछे लखा उड़ाई फिर दे, फोटो तेरी वॉल पे लगाई फिर दे, नी मुंडे सारे पीछे घूम दे सोनिए, हो मुंडे सारे पीछे घूम दे, मर ना जाए लड़ लड़ के, ठिकियां दे नित खड़के, खड़के गलासी तेरे नां दे, नी मुंडियां च नित खड़के गलासी तेरे नां दे। क्या बात है भाई। ये गाने का ये भी बनती हैं चीजें, मैं वही कहता हूँ कि बंदा बना नहीं सकता इन चीजों को, जितना मर्जी कोशिश कर ले। हमारी एक एल्बम रिलीज होने वाली थी लब ला यार, तो उस एल्बम की पूरी सीडी तैयार हो गई थी और उसमें 7-8 गाने थे, और उस टाइटल, उसका एल्बम का टाइटल था लब ला यार। तो पोस्टर बन गए थे, लेकिन मेरे कुछ मित्रों को लगता था कि यार ये इसमें ना अभी वो एक गाना नहीं है जो गाना ट्रेंड सेटर हो सकता है। तो हमने सोचा कि चलो तलाश करते हैं, तो हमने बड़े ट्राई किए, सबने कहा नहीं बात बनी नहीं। मेरे पास एक सीडी रखी हुई थी ऐसे, तो मेरे दिलजीत कलसी मेरे मित्र हैं, तो उनकी गाड़ी, हम लोग इधर वसंत विहार साइड घूम रहे थे, तो कह रहे, मैं कहा भाजी ये गाना पड़ा मेरे पास, किसी लड़के ने बनाया था, कहते सुनाओ। तो जब गाना सुना उन्होंने, यही वाला गाना गलासी का सैंपल बना हुआ था, कह रहे यही तो गाना है वो, इसको कहाँ छुपा रखा आपने। तो इसको लड़के को बुलाओ। हमने अगले दिन बुलाया, तो हनी सिंह ही वाज जस्ट 23-24 साल का था उन दिनों में, 2005 या 6 की बात है। तो वो किसी के थ्रू मेरे पास आया था कि जी पाजी मेरे को अपनी आवाज दे दो, मैं आपका सैंपल बना के दूंगा, वो पसंद आएगा तो आप रिकॉर्ड कर लो। मैंने कोई पता नहीं, उसने सैंपल बना के दिया, तो मुझे समझ नहीं आया। पर जब उन्होंने जीत पाजी ने मुझे बोला कि यार ये गाना अच्छा, तो फिर मैंने दोबारा उससे मीटिंग की कि हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी कर सकते हैं। उसने गाना बनाया, गाना हमें बहुत अच्छा लगा। उसकी एक ही शर्त थी, मुझे वीडियो में आना आपके साथ। तो
उसने कुछ चार्ज नहीं किया मुझसे उस गाने का। उसने कहा जी मुझे सिर्फ वीडियो में आना भाजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो बनाया विनल मार्कन ने, वीडियो बनाया तो वीडियो भी आउटस्टैंडिंग बना, बिल्कुल। गाना रिलीज हुआ तो 2 महीने हमने बड़ी मेहनत की उस पर, प्रमोशन पे हमने, मेरे ख्याल में मैंने 22 से 25 इवेंट्स पे ये गाना परफॉर्म किया होगा। उन दोनों में ETC होता था, ETC पंजाबी के लिए मैंने जी जहाँ जाना मेरे गले बैठ गए गा गा के, क्योंकि मैं जहाँ जाना रोज 5 बार गाना, 10 बार 20 बार कहीं भी जाना, मैंने 25 लोगों की चौपाल से लेके 20,000 लोगों तक वो गाना नहीं चला जी। 2 महीने बाद हमने अपनी फाइल क्लोज करके रख दी कि छोड़ो यार अब कुछ और देखते हैं। सबने बोला यार भाजी ये कहाँ चलेगी बीट, ये बीट नाचने वाली थोड़ा हिप हॉप बीट है, कौन इस पे डांस करेगा। अचानक क्या हुआ भाजी कि एक दिन हम लोग लखनऊ थे, मुझे याद है, प्रोग्राम पे गया हुआ था मैं, तो मुझे रात को 12:30-1 बजे मेरे दोस्त का फोन आया, प्रवेश शर्मा और नवनीत दोनों का, चंडीगढ़ से। भैया डर गया, ये क्या रात को 2 बजे किसका फोन आ रहा है, 1-2 बजे, भैया यहाँ पे गाना चल रहा है अपना। कहा उस डीजे ने हमारा इस क्लब में गाना बजा दिया। मैं बजा दिया होगा गलती से यार, हमें तो पता कि गाना चल ही नहीं रहा। हम लखनऊ से भी वापस आए हैं तो एयरपोर्ट से जैसे हमने गाड़ी हमें जो लेने आई तो उस गाड़ी में FM पे ये गाना शुरू हो गया। FM पे डंड ये तो अपनी ट्यून है, गाना चला। तीसरे चौथे दिन देखा कि किसी कॉलेज फेस्टिवल चल रहा है। 5वें दिन देखा एक शादी पे मैं ऐसे ही घूमने गया, बल्कि मेरे दोस्त के आगे रिश्तेदार की शादी थी, तो उसने मुझे कहा कि पाजी चलना है, मैं चलते। मैं गया तो वहाँ पे मोती नगर साइड मैं एंट्री किया तो डीजे वाले ने गाना बजाया, पब्लिक एकदम सारी इकट्ठी हो गई। यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। तब मुझे पता चला कि ये गाना FM की वजह से वर्ल्ड वाइड घूम चुका है। और BBC लंदन की BBC जो चार्ट वो था उसका टॉप 20 टॉप 10 चार्ट का, उसमें 6वें के 7वें नंबर पे आ गया। ये कैसे आ गया यार ये गाना, किसने बोली? उन दिनों में इंटरनेट की अभी धीरे धीरे एंट्री हो रही, बिल्कुल। तो गाना उन्होंने उठाया तो मैं तो लड़बड़ा, मैं मेरा गाना कॉपी किसने किया इसमें? वो देखा, मैंने कहा मेरी इस साइड पे, मैंने कंप्लेंट की इस साइड पे मेरा गाना डुप्लीकेट कोई चला रहा है। तो उसका फोन आ गया था, एक पे नहीं भाई 350 साइड पे ये गाना हिट हो चुका है। तब हमें पता चला, तो इंटरनेट की पावर। तब पता लगा। तो फिर जम्मू से मुझे फोन आया, न्यू ईयर का शो करना है, पैसे बताइए। मैंने कहा काफी पैसे मांग लेते हैं। तो ये चीज है, फिर ये हिट हुआ। और उससे क्या हुआ कि ना पूरी पंजाबी म्यूजिक की वाइब चेंज हो गई। मेरा तो एक ही गाना है, लेकिन हनी सिंह ने उसके बाद जितने भी गाने सारे उसने पूरा एरा ही बदला। उसने म्यूजिक को इतना आसान बना दिया, चार्ट बस्टर्स सॉन्ग रहे। दीपक भाई आप यकीन नहीं करोगे, उससे पहले हम स्टूडियो जाते थे ना, तो हमें ये लगता था कि ये काम आम बंदे का है ही नहीं, इसके लिए बड़ा उस्ताद होना चाहिए। कैसे गाना रिकॉर्ड होगा, कैसे डबिंग होगी, उसके कैसे मिक्स करेंगे। उसने कहा यार पाजी ये काम ही 5 मिनट का है, आप खुद ही कर सकते हो। जैसे मान लो आज जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम तो बड़ा मतलब सिस्टम से कर रहे हैं, आपने 5 कैमरा लगा रखे हैं, सब कुछ आपकी टीम है साथ। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि आज जो नए जितने भी लड़के हैं वो अकेले पॉडकास्ट कर रहे हैं, बैठे हैं सामने, उन्होंने लगाया अकेले। ऐसे ही जैसे शूट को हवा बना रखा था, तो कुछ लोगों ने इस रिकॉर्डिंग सिस्टम को, इस मोनोपोली के लिए कह लो, वो दिखाते इतना बड़ा था, लार्ज कैनवस में दिखाना कि लोगों को लगे कि यार यही कर सकता और वो कर नहीं सकता। मतलब कि आप गाना किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास रिकॉर्ड करने जाओ, उन्होंने बोला अच्छा करते हैं, 6 महीने साल 2 साल ऐसे निकल जाने। अब ये था दौर बदलने का। मैं गाने म्यूजिक की बात नहीं कर रहा कि मेरा गला से हिट हुआ, वो तो मैं कई बार बोलता हूँ शायद हनी सिंह, लेकिन म्यूजिक के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ही वो था। लोगों ने अपने घर सेटअप लगा लिए, लोगों ने छोटे लड़कों ने, उसके बाद कितने लोगों के साथ काम किया, वो सारे नए लड़के, बस आप आ जाओ, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि हनी सिंह अगर पाजी की ये सिर्फ आवाज लेके घर से बना के म्यूजिक, इसकी मस्ती पाजी की जरूरत ही नहीं। तो आप मानते हो मस्ती पाजी की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई म्यूजिक को, रिकॉर्डिंग्स को, जो इतना आसान, इसका जो क्रेडिट जाता है वो हनी सिंह को बिल्कुल जाता है। हनी सिंह से पहले कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूसर टेक्निकली इतना एडवांस नहीं था।
टेक्निकली सब डिपेंडेंसी थी उसकी। डिपेंडेंसी थी। हर बंदे की डिपेंडेंसी थी, ऐसे ही करना जैसे मैं मान साहब एक स्टीरियोटाइप तरीका था कि भाई वैसे ही हो मान सकता है। साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने सारे वो पुरानी रवायतें तोड़ी, हनी सिंह ने रवायतें तोड़ दी आती, बोला ये रिकॉर्ड, और हैरान हो जाओगे आप, जो पहला सैंपल काटा मेरा उसने वॉइस का, वो वीडियो से काटा। उसके पास रिकॉर्डर नहीं था, वो वीडियो कैमरा लेके आया मेरे को, जब उसमें जो रिकॉर्ड किया उससे आपका वॉइस जब मैंने धुन बना के थी और मैंने टालने के लिए धुन बनाई हुई है, छोड़ यार ये क्या बनाएगा, ऐसे हारमोनियम पे हाथ रख के मैंने दरबारी का रिकॉर्डर कटा, डाडा 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 डा, सामने गाना रखा हुआ था, एक नित गड़ के गलती दे ना दे मोड़े नित गड़ के सारे जन दली दे गए मैं क्या इको जा लग रहा है, मेजर रिकॉर्ड ऐसे बना के दे दिए। तो उसने इतना सीरियसली उसको पहले वीडियो को, अब हमें तो आज तक नहीं पता कि वीडियो से ऑडियो कैसे काटोगे, बताओ आप उस दौर के बिल्कुल। तो उसने उस हारमोनियम वाली एरा से उसने अब वीडियो से ऑडियो काट के उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी दे के सैंपल बना के दे दिया। तो वो म्यूजिक के बदलाव, उसके बाद सब पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स की मोनोपोली भी खत्म हुई, नए लड़कों ने काम करना शुरू किया, चाहे वो हनी सिंह है सॉरी, या बादशाह है, बादशाह के बाद और कितने लोग आए जिन्होंने नए म्यूजिक के, सुखजिंदर शिंदा जी आ गए, फिर और आगे, फिर और लोग आ गए। तो पूरी इंडस्ट्री में म्यूजिक का फैलाव अगर हुआ तो इन गानों की वजह से। बिल्कुल। हनी पाजी मस्ती पाजी ने जो बात कही, ये एक जोरदार क्लैप हमारी तरफ से हनी पाजी और लाखों दर्शकों की तरफ से, और लोग जो संगीत को चाहते हैं, आपको चाहते हैं। ये मस्ती पाजी ने जो दिल की बात की है, मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे किस तरह से आपने पंजाबी म्यूजिक को आसान बनाया, बॉलीवुड म्यूजिक को आसान बनाया, और लाखों करोड़ों लोगों को दिलों तक म्यूजिक को, संगीत को पहुंचाना आसान बना दिया। पाजी, जब हनी सिंह ने आपके साथ वो गाना किया, आपने बताया कि भाई शर्त केवल एक थी हनी सिंह की कि भाई मुझे सिर्फ वीडियो में, तो आपको कहीं उस समय पर जब पहली बार आपने किया तो आपको क्या ऐसा आभास हुआ या कोई यकीन था कि यार ये लड़का एक बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट बनेगा और बहुत बड़ा नाम बनेगा? और इतना बड़ा नाम बनने के बाद आपने तो जर्नी देखी, आप हनी सिंह को तब से जानते हो जब हनी सिंह एक बिल्कुल आम लड़का और एक आम लड़के की तरह आपसे मिला, और वो स्टारडम जो बॉलीवुड लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का स्टारडम जो हनी सिंह ने देखा इस एरा के दौरान, दो बातें हैं कि एक, क्या आपको लगता था उस समय की यार ये लड़का एकदम बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, और उस समय की उस पूरी जर्नी को आपने हनी सिंह की देखा है, हनी सिंह एज अ म्यूजिशियन, एज अ पर्सन, कोई बदलाव या कुछ उतार चढ़ाव जो देखने को मिले आपको? नहीं, पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये करिश्मा होने जा रहा है, किसी को भी नहीं पता था, और पता होता भी नहीं। ये कुछ चीजें कुछ डेस्टिनी में बाद में लोग बोलते हैं सानू पता सीगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। सिर्फ ये होता है कि चीज अच्छी बनी है, चलेगी, एक गट फीलिंग होती है कि हाँ, क्योंकि देखिए किसी भी प्रोफेशन में आप किसी के बारे में ये तो कह सकते हैं कि ये बंदा राइज करेगा, लेकिन मान लीजिए पहले ही हिट के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो वो डाउनफॉल आने में भी देर नहीं लगती। बिल्कुल, ये एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। जैसे उसने डिसिप्लिन तोड़ा 4-5 साल बाद, वो 5 साल इंडस्ट्री से गायब रहा, वो खुद बोलता है अपने आप इंटरव्यू में बिल्कुल कि काश मैंने ये सब चीजें ना की, जो जिस तरह का उनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलाव हुआ सारा। तो मेरे ख्याल से किसी चीज की शॉर्ट ही नहीं होती किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ इतना ही होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये बंदा टैलेंटेड है, कहाँ तक ये पहुंचेगा, राइज करेगा, ये उसकी डिसिप्लिन पे, उसकी डेडिकेशन पे, उसकी नए सीखने की क्षमता पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री हिला के रख दी, कोई भी फिल्म, कोई भी गाना उसके बिना बनता ही नहीं था। उसके बाद और लोग आए, तो ये मुझे लगता है कि सीखने वाली बात इसमें ये है कि आपको अपने काम को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आपका एक गाना चल गया तो उसी टाइप का ही सब चलता रहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेली चेंज हो रहे हैं, साउंड्स डेली चेंज हो रही हैं, टेक्निक डेली चेंज हो रही है। तो आज के म्यूजिशियंस के लिए, आज के म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा चैलेंजेबल है, क्योंकि अब सिर्फ मेलोडी नहीं, अब आपको टेक्निकली भी उतना एडवांस होना पड़ता। बिल्कुल। तो ये हनी सिंह ने बहुत
अच्छा कैरियर उसका आज भी चल रहा है, तो इज वेरी गुड, टैलेंटेड तो है ही है, इसमें कोई डाउट। आज अगर मस्ती भाजी हम बात करते हैं बॉलीवुड के अंदर, अगर हम सबसे बड़े 2-3 नामों की जो रैपिंग के अंदर है जिन्होंने नाम बनाया, हनी सिंह का जैसे आपने कहा कि वो 4-5 साल का एक डाउनफॉल रहा या उनके जो हेल्थ इश्यूज रहे, उस दौरान एक नाम बहुत तेजी के साथ बॉलीवुड और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी हिंदुस्तान की रैपिंग में है, वो नाम रहा बादशाह के साथ भी आपने नखरा नवाबी एल्बम करी। बादशाह के साथ काम करना और हनी सिंह के काम करने के क्योंकि दोनों अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट हैं, तो आपको दोनों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस लगता है और क्या लगता है कि एज अ पर्सन और एज अ आर्टिस्ट दोनों में क्या मूलभूत डिफरेंस है? हनी सिंह तो पागल है काम के लिए, वो पैशनेट होके काम करता है जो करता है, उसको यकीन होता है कि ये काम होगा ही होगा। बादशाह के साथ मैंने एक ही गाना किया, लेकिन बादशाह नाउ ही इज वेरी प्लान्ड आर्टिस्ट, वो अपनी प्लानिंग को बहुत तवज्जो देता है, अपनी इमेज को बहुत बड़े से बड़ा करने के लिए काम कर रहा है कि और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा। हालांकि मुझे लगता है कि मेलोडियस ज्यादा, मुझे बादशाह की जो मेलोडीज हैं वो ज्यादा म्यूजिकल, उसने वो वाइब पकड़ी है कि जिसमें वो जो वेव है म्यूजिक की वो ज्यादा मेलोडियस की तरफ बढ़ता है डे बाय डे। उसकी जितनी कंपोजिशन जो आ रही है बिल्कुल, तो वो उसमें एक सुरीलापन सुनाई देता है। हनी सिंह मोर ऑफ बीट का बीट, उसकी बीट सुन के आप बैठ नहीं सकते, बीट जो डिजाइन करता हो। तो मैं ये 2 भागों में बांटना चाहूंगा कि बादशाह इज वेरी गुड, हनी सिंह ऑल्सो, है ना, दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं है, लेकिन अगर दोनों को आप डिफाइन करें तो ये है कि हनी सिंह जैसी रिदम डिजाइन करनी पॉसिबल नहीं है और कोई बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। बादशाह म्यूजिक अच्छा डिजाइन करता है, लिखता भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ उसकी कंपोजिशन में एक जो वेव है वो मेलोडियस ज्यादा होती है। तो दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों टेक्निकली स्ट्रांग है। तो मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि इसमें 100 हनी सिंह, 100 बादशाह, 100 दिलजीत, 100 और ऐसे आर्टिस्ट आ जाएं तो भी हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यार दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये इतनी बड़ी मार्केट है कि 2, 4, 5, 7, 10 आर्टिस्ट से ये फिल होने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाजी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जितना बड़ा इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे कलाकारों के लिए भी स्कोप है, लेकिन ये 2 बड़े दिग्गज कलाकार की हम बात कर रहे हैं, हनी सिंह और बादशाह, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया की बात करो, प्लेटफॉर्म्स की बात करो, टेलीविजन की बात करो, तो दोनों में कई बार खींचतान देखने को मिला और एक कमबैक वर्ड बड़ा सुनने को मिलता है कि कमबैक नहीं हो रहा या कमबैक नहीं हो रहा। तो ये कौन कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है कि उसका कमबैक नहीं हो रहा और कौन कमबैक नहीं कर पा रहा? आज आप बता ही दो, क्योंकि आप दोनों को जानते हो और आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं होगा इस बताने के लिए ये कमबैक का चक्कर क्या है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जितनी हवा सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है उतनी बात होती नहीं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इस इंडस्ट्री को बदलने वाला तो हनी सिंह ही है, वो तो हमेशा वही रहेगा, उसको कैसे आप चेंज कर देंगे? उसने जो गाड़ी स्टार्ट की थी, उसने जो जर्नी स्टार्ट की थी, उसने जो एक एरा स्टार्ट किया था, वो एक ट्रेन चल रही है, उसमें बड़े लोग बाद में चढ़े, सवारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं ना। बादशाह की तरफ से गाने के अलावा मैंने कहीं नहीं सुना बादशाह में उसने, क्योंकि ये टीज बेसिकली ये यहाँ का स्टाइल नहीं है, ये अमेरिका का स्टाइल है। अमेरिकन रैपर आप में एक दूसरे को इस तरीके की गालियां भी देते हैं, टीज भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, है ना। तो ये हमारा स्टाइल है नहीं, हम सभ्यक लोग हैं, इसलिए हमें ये चीजें थोड़ी सी अखरती हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन म्यूजिक में अगर म्यूजिकली वो कुछ एक दूसरे को टीज करते भी हैं, बट आपस में उनका ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते या हेट नहीं करते, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि म्यूजिक वाला बंदा दूसरे उस म्यूजिक वाले बंदे को पसंद ही नहीं करेगा जो काम अच्छा करता है। जो अच्छा काम करता है म्यूजिक वाला बंदा उसको पसंद करेगा। रूह संगीत, क्योंकि उसके बिना वो संगीत है, उसके बिना वो काम ही नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर गालियां चल रही हैं, आप अच्छा म्यूजिक बना ही नहीं सकते। तो इस सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का काम ही ये होता है कि इस चीज को जिंदा रखो, बिल्कुल इस चीज को टाइटल ऐसे बना दो। तो आपको लगता है कि इनमें कुछ नहीं, ये थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है थोड़ी बहुत, मतलब कि आप देखिए कोई चीज अगर है भी तो वो उनकी, अगर म्यूजिक उनका म्यूजिक राइज हो रहा है उस वजह से तो होने दो ना।
अगर मान लो इसी कंपटीशन में अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं एक दूसरे से, हाँ। ये तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है कि लोगों को अच्छा संगीत मैं तो इस तरीके से लेता हूँ। बाकी दोनों बहुत नाइस है, दोनों पढ़े लिखे आर्टिस्ट हैं। कोई ऐसा थोड़ा कि एक दिन उठ के बंदा ऐसे कुछ पैसे से आर्टिस्ट बन गए, और दोनों ने लाइफ में बहुत बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं। जिसने अप्स एंड डाउन देख लिए वो बंदा अंदर से प्योर होता जाता है। जानने वाले लोग कम है तो कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करता। बड़े बड़े सारे नायक हैं। मैं तो चाहता हूँ बाबू सिंह मान पे बननी चाहिए। जो रिश्तों पे उन्होंने गाने लिखे हैं, उनके डिफाइन करने का तरीका कमाल का है। तो बड़े लोग हैं, मैं तो सबको पर्सनली भी जानता हूँ, पढ़ा भी है। तनीराम चात्रिक हमारे इतने बड़े वो राइटर हुए जिन्होंने वो लिखा मारदा दमामे जट मेले आ गए। वो डिफाइन करता है कैसे अनाज बेचने के बाद जट दी खुशी दा जो है इंतहा नहीं होती। हमारे नंदलाल नूरपुरी हैं जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर गाने लेके बाद में उनको आत्महत्या करनी पड़ी मुफलसी की वजह से। तो बड़े लोग हैं जिन पे पंजाबी नायक होने का लेकिन बात वही है कि उनके जाने के बाद लोगों ने प्यार किया। जब वो जिंदा थे तो उनकी उतनी कदर बीबी नूरा, इनकी ये नूरा सिस्टर जो गाती हैं, हाँ जी, इनकी नानी इनकी बीबी नूरा कमाल का गाती थी वो। जी जी। उनको उन दिनों में ना सरकारों ने पैसा दिया ना लोगों ने पैसा दिया। तो बड़े लोग हैं। तो मेरे ख्याल में नायक तो हमारे पास बहुत है। पूरन शाह कोटी जी भी, जैसे पूरन शाह कोटी सलीम के पापा, सलीम साहब, सलीम के पापा, वो अपने आप में इंस्टीट्यूट है। जी जी। तो बड़े लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब में कोई विषयों की या नायकों की कमी है। बट अफसोस है कि हमारे अब नायक वो लोग हो गए जो ज्यादा दिखते हैं, शायद काम कम करते हैं। चलो मस्ती बाजी, आपने जिनके नाम लिए, हम तो ये विश करेंगे और प्रे करेंगे कि आने वाले समय में हमें मस्ती बाजी के ऊपर भी बायोपिक देखने को मिले और वो बायोपिक जो आपके ऊपर भी बने, वो पता नहीं आने वाली कितनी जनरेशन्स को मोटिवेट करेगी कि रूह का संगीत क्या होता है और एक सही रूह के साथ लोगों के बीच में रहना, आम आदमी बन के रहना और रूह के संगीत को लोगों तक पहुंचाना कितनी बड़ी बात है। मस्ती बाजी, चलते चलते अंतिम बस आपसे यही गुजारिश कि 2 बोल हमारे व्यूअर्स के साथ जो आपके दिल से, जो आपको लगता है कि इस समय आप गुनगुनाना चाहेंगे, तो 2 लाइंस जो भी आप गाना चाहें। हाँ जी, वही जो हमारा शिव बटालवी जी का रिलीज हो रहा है जी प्रोजेक्ट, उसकी 2 लाइनें जी जी। लोकी पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा। अब ये बिरहड़ा शब्द शिव बटालवी जी ने सोसाइटी को दिया जी। और ये शब्द का मतलब ये है कि बिरहा की चरम सीमा, उसकी टॉप अवस्था, बिरहा की जब लास्ट अवस्था हो जाए तो वो कह रहे हैं कि लोग की पूजन रब, कि दुनिया तो रब को पूजती है, मैं तेरा बिरहड़ा पूजता हूँ। वो मैंने ही गाया है इसमें, तो वो शेयर करूंगा जी। लोग की पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा, लोग की पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा, सानू 100 मक्कियां दा हज, सानू 100 मक्कियां दा हज वे तेरा बिरहड़ा, लोग की पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा। क्या बात बाजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन चाय के साथ दिल की बात बाजी, एंड आई विश फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर लॉन्ग लाइफ। और हम यही प्रे करेंगे कि मस्ती बाजी, जिस तरह से आपने इतने सालों में पंजाब के साथ साथ दुनिया भर में रूह से जुड़े संगीत के लोगों को, जो रूह से जुड़े संगीत को पसंद करते हैं, लोगों तक पहुंचाया, इसी सादगी, इसी ब्यूटी के साथ आप लोगों के बीच में बने रहें। हमारी विशेष आपके साथ है। यू कीप प्रॉस्परिंग, कीप फ्लरिशिंग। और आज आपने चाय के साथ दिल की बात में हमारे व्यूअर्स के साथ जो दिल की बातें की, जो अनछुए पहलू अपने बारे में और बहुत सी चीज़ों पे आपने रखा है, वी आर सो ग्लैड एंड थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू मस्ती बाजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ थे चाय के साथ दिल की बात में द लेजेंड हिमसेल्फ, द मैन हिमसेल्फ, खड़के गलासी, दी अशोक मस्ती। यस, दी अशोक मस्ती। तो आज हमने उनसे उनके दिल की बातें जानी और बहुत से ऐसे अनछुए पहलू जो आपके साथ साथ हमारे लिए भी उनके ज़िंदगी के पहलुओं को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात में आने वाले एपिसोड्स में और कई शख्सियतों के साथ और खूबसूरत पलों को साझा करेंगे और चाय पीते हुए उनकी दिल की बातों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आप देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका प्यार, लव और ब्लेसिंग्स, वी जस्ट नीड अ लॉट ऑफ योर लव एंड ब्लेसिंग्स। कीप ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच।
Once again, thank you so much for watching चाय के साथ दिल की बात. Must be rich boy, honey said.